नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आजादी के 75 साल हो चुके हैं और आइए आपको दिखाते हैं 75 साल 75 कहानियां। उन्नीस 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया था, जिसे निवेदिता ध्वज कहा जाता था। सिस्टर निवेदिता को बौद्ध गया से ध्वज बनाने का आइडिया आया। उन्होंने वहीं वज्र का चिन्ह देखा था। वज्र को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिस्टर निवेदिता ने लाल रंग का एक झंडा बनाया, जिसके किनारों पर 101 दीपक बनाए गए और बीच में वज्र था। झंडे पर वंदे मातरम लिखा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में एक झंडा लहराया गया। इस झंडे को शचीन्द्र नाथ बोस ने 3 रंगों में डिजाइन किया था। पहली पट्टी केसरिया रंग की थी, जिस पर सफेद आधे खिले कमल के 8 फूल थे। बीच वाली पट्टी पीली थी, जहां वंदे मातरम लिखा। नीचे एक हरी पट्टी भी थी। 22 अगस्त 1907 ये वो दिन था जब भारत की आजादी का प्रतीक एक ध्वज देश की धरती से दूर दुनिया के एक दूसरे हिस्से में फहराया गया। जर्मनी के स्टटगार्ड शहर में भीखाजी कामा ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में हरे रंग की ऊपरी पट्टी थी, जिस पर 8 कमल के फूल थे। बीच वाली पट्टी केसरिया और नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी। इस झंडे को सावरकर और भीखाजी कामा ने मिलकर बनाया था। झंडे के 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। प्रथम विश्व युद्ध में ये झंडा बर्लिन कमिटी फ्लैग के नाम से मशहूर हो गया था। चौबीस अप्रैल 1916 को एक बार फिर ध्वज का रंग रूप बदला। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने के लिए एक नया ध्वज बनाया गया। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। इस झंडे में ब्रिटिश राज का फ्लैग भी ऊपर मौजूद था। माना जाता है कि इसे कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। आजादी की लड़ाई में भारत को एक सर्वमान्य राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत थी। खुद महात्मा गांधी को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी बीच पिंगली वेंकैया एक समाधान लेकर आए। 1921 में वेंकैया ने विजयवाड़ा में बापू से मुलाकात की और ध्वज का डिजाइन उनके सामने रखा। दरअसल ये पिंगली की बापू से पहली मुलाकात नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में पिंगली और वेंकैया ब्रिटिश फौज में थे। वहीं पर वो महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे। भारत वापस आने के बाद पिंगली भी देश की आजादी की लड़ाई में जुट गए। पिंगली एक जियोलॉजिस्ट भी हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया था। उनका जन्म भी 2 अगस्त 1876 को आंध्र के कृष्णा जिले में हुआ था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया। 1921 में जब पिंगली ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन महात्मा गांधी के सामने रखा, तो बापू ने उन्हें नया ध्वज बनाने के लिए कहा। बापू ने 1921 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले नया ध्वज बनाने का निर्देश दिया। पिंगली वेंकैया बापू के निर्देश पर नए ध्वज का डिजाइन बनाने में जुट गए। शुरुआत में उन्होंने ध्वज में लाल और हरे रंग का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने केसरिया रंग डाला। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद पट्टी और चरखा, और हरे रंग की निचली पट्टी के साथ उन्होंने तिरंगे का वो डिजाइन बनाया जो सबको भा गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इस झंडे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था, ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। पिंगली वेंकैया का निधन साल 1963 को हुआ। 4 जुलाई को भारत सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया और साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम पिंगली वेंकैया के नाम पर किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज से स्वीकार कर दिया, लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। ये एक नीला चक्र है जिसे अशोक का धर्म चक्र भी कहा जाता है।
तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया, इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य अशोक ने किया था। ये धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटा दिया गया। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण ये था कि चरखा भारत के गांव की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच बने अशोक चक्र का एक अपना महत्व है, अलग महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है और ये तीनों समानुपात में हैं। इसके बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां। अशोक चक्र के नीले रंग और 24 तीलियों की भी अलग महत्ता है। इसके रंग के बारे में कहा गया है कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई। मेरठ के नत्थे सिंह जब क्षेत्रीय गांधी आश्रम में क्रांतिकारियों के झंडा, खादी की टोपी, कपड़े और अन्य चीजें सिलते थे, इसी बीच उन्हें तिरंगे सिलने का निर्देश भी मिला। वो तिरंगा जो लाल किले की प्राचीर पर फहराया जाना था। आजाद भारत का पहला ध्वज रातों रात तिरंगा सिलना था। उस वक्त बिजली भी नहीं थी। नत्थे सिंह ने लालटेन और दियों की रोशनी में तिरंगा सिलना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों के एक दल ने मेरठ में जो तिरंगे को लेकर दिल्ली जाने के लिए तैयार बैठा था, नत्थे सिंह की अगुवाई में कारीगरों ने रातों रात तिरंगा तैयार पूरे सम्मान के साथ उसे मलमल के कपड़े में लपेटकर लकड़ी के नए बक्से में रखकर दिल्ली भेजा। 1922 तक अलग अलग क्रांतिकारियों ने आंदोलन को तेज करने के लिए झंडे का सहारा लिया और इस दौरान कई रूपों में, रंगों में अलग अलग स्थानों पर झंडा फहराया। लेकिन 1922 में ध्वज का महत्व तब और बढ़ गया जब किसी सरकारी इमारत पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने तिरंगा ध्वज फहराया। सदियों के संघर्ष के बाद हिंदुस्तानियों ने आजादी की नेमत पाई। हजारों लाखों कुर्बानियां देकर भारतीयों ने ये दौलत हासिल की। सीनों पे मुस्कुराकर गोलियां खाने के बाद, कितने वीरानों ने से गुजरने के बाद देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देश की आजादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को अहिंसा और सत्य की राह दिखाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई, जो मंजिल पाने में कामयाब रही। दुनिया भर के कई जानकारों के लिए भारत का अहिंसक तरीके से आजादी हासिल करना मानवता को मुग्ध कर गया। चौदह अगस्त 1947 की रात जब भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला था, तब कुदरत भी जैसे देश की आज़ादी का आनंद के आंसू बहा रही थी। जी हां, 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बिना 5 लाख लोग मौजूद थे और आज़ादी के दीवाने अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। रात 9 से 10 बजे के बीच सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन व्हाइट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तब 14 अगस्त की रात 12 बजने में कुछ पल ही बाकी बचे थे। इसी बीच नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू का ये भाषण 20वीं सदी के 11 महानतम भाषणों में शामिल है। जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह। नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि नेहरू कई दिनों से अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप करके मथाई को दिया तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एक जगह डेट विद डेस्टिनी मुहावरा का इस्तेमाल किया है। मथाई ने रॉजेट का इंटरनेशनल शब्दकोश देखने के बाद उनसे कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए
सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका आशय महिलाओं का लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। नेहरू के भाषण का वो आलेख अभी भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। आधी रात की थोड़ी देर बाद नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने आए। माउंटबेटन ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पंडित नेहरू ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद जब माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि वो खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम वाला कागज रखना भूल गए, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह तक गुम हुई सूची ढूंढ ली गई। अगले दिन यानी 15 अगस्त को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था और उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ स्नान को छोड़कर एक जगह पर इतने लोग कभी नहीं जुड़े थे। माउंटबेटन की बग्घी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वो उससे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ उस समारोह में देखने पहुंची थी। उनकी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में पामेला लिखती हैं कि सैंडल नहीं उतारने के कारण उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो। वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। पहले नेहरू लोगों के सिरों पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर पामेला ने उनका अनुसरण किया। उधर अपनी बग्घी में कैद माउंटबेटन उससे नीचे नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए हैं, लेट्स होइस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा हो गए थे कि अपने हाथों तक को नहीं हिला पा रहे थे। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुन ली। तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों ने मुंह से बेसाख्ता आवाज निकाली, माउंटबेटन की जय। इस बीच माउंटबेटन और एडविना ने उन 3 औरतों को अपनी बग्घी में चढ़ा दिया जो थक कर निढाल हो चुकी थी और उनकी बग्घी के नीचे आते आते बची थी। वो औरतें काले चमड़ों से मढ़ी हुई सीट पर बैठ गईं, जिसमें गद्दियां इंग्लैंड के राजा और रानी के बैठने के लिए बनाई गई थी। उसी बग्घी में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू उसके हुड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए बग्घी में बैठने के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी। 15 अगस्त 1943 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। आज़ादी की पहली सुबह की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की धुन से की। पंडित नेहरू ने इच्छा जताई थी कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करें, जिसके बाद आज़ादी की पूर्व संध्या पर ढूंढकर बुलावा भेजा गया था। जिसके बाद बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने राग बजाकर आज़ादी की सुबह का संगीत में स्वागत किया। इसके बाद पंडित नेहरू ने ध्वजारोहण किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करना। शिक्षा के माध्यम से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। पंडित नेहरू ने गठित पहली सरकार ने इस ज़रूरत को समझा और शुरुआत से ही देश में शिक्षा के ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के कई काम किए। उन्होंने ITI, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, साथ ही उद्योग धंधों की भी स्थापना की। देश के पहले IIT की स्थापना पश्चिम बंगाल के शहर खड़गपुर में 1951 में हुई। खास बात यह है कि इससे पहले देश में इस तरह की पढ़ाई के लिए कोई खास संस्थान नहीं हुआ करते थे। नतीजतन देश के युवाओं को बेहतर पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था। ऐसे में संपन्न परिवारों से संबंध रखने वाले युवाओं को ही ये मौका मिल पाता था। नतीजतन भारत जैसे गरीब देश में काफ़ी संख्या में युवा उच्च तकनीक शिक्षा से वंचित रह जाते थे।
इन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले हजारों युवाओं ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। देश में पहले आईआईएम की स्थापना भी पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में हुई। 23 आईआईटी, 19 आईआईएम की स्थापना। नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजना बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 तक लागू हुई। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने आशंकाएं कम कर दी थी। इस दौरान योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो दूसरी औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब तक 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका भारत में विलय नहीं हुआ था। ये रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बंटवारे के वक्त देश में जैसा माहौल था, उसमें 3 रियासतों को सिर्फ ताकत से ही भारत में नहीं मिलाया जा सकता था। एक कुशल राजनेता की तरह सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कैसे इन रियासतों का भारत में विलय किया। भारतीय सेना के हाथों जूनागढ़ रियासत को घेरने की खबर सुनकर वहां के नवाब पाकिस्तान रवाना हो गए और पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जूनागढ़ के बेरावल में बंदरगाह बनाने और 25,000 सैनिकों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। जानकारी मिलते ही सरदार पटेल ने जूनागढ़ की सीमाओं पर फौज की नाकेबंदी का आदेश दिया। नवाब विशेष विमान से पत्नी और बच्चों को लिए बिना ही कराची रवाना हो गए। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर ने 12 जून 1947 को देश आज़ाद देश बनाने की घोषणा कर दी। यहां तक कि अपनी निजी सेना तक बना ली थी। जनता निजाम के इस फैसले के खिलाफ थी और लगातार आंदोलन कर रही थी। इस बीच सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में निजाम ने हथियार डाल दिए और भारत में विलय को राजी हो गए। इस तरह ऑपरेशन पोलो के आगे निजाम को झुकना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को जब ये खबर मिली कि पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है, तो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे हैं, तब महाराज ने आनन फानन में अपने राज्य के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से ही नज़र थी। 22 अक्टूबर 1947 काबलियों और पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की नई सरकार ने उन्हें हथियार दिए। ये कबायली बारामूला तक आ पहुंचे। ऐसी स्थिति में हरि सिंह पर दबाव बढ़ने लगा और वो कश्मीर के विलय पर कोई फैसला लें। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के कागज पर हस्ताक्षर किए। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समाजवेशी संविधान। 1949 में गठित कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान पर काम कर रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को जब गणतंत्र भारत में राजपथ पर जब परेड निकाली गई, तो दुनिया ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी। देश में जब जब कोई संकट आता है, तब तब संविधान का ही हवाला देकर उस संकट को हल करने की कवायद की जाती है। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान ही संप्रभु। चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो या मूल्य कर्तव्यों की, इसकी व्यवस्था संविधान में ही की गई। संविधान पर ही आधारित हमारा लोकतंत्र है और इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी विश्व स्तर पर अपनी एक प्रतिष्ठा और पहचान कायम हुई। चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। आज से करीब 71 साल पहले यानी 1951 में आज़ाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जो लगभग 5 महीनों तक चला था। वो भारत जो केवल 1 वर्ष पुराना गणतंत्र था,
जहां पर 35 करोड़ की आबादी में 85% लोग अशिक्षित थे। वहां चुनाव कराना एक चैलेंज था। वोट कैसे डालना है, कहां डालना है, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चुनाव आयोग ने एक फिल्म बनाई जो देश भर के 3000 से ज्यादा सिनेमाघरों में दिखाई गई। देश के पहले आम चुनाव में आजादी की लड़ाई का दूसरा नाम बनी कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। 4 मार्च 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में नए एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। 4 मार्च से 11 मार्च के बीच इस खेल का आयोजन किया गया और इस आयोजन में एशिया के 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एशियाड में 8 खेलों की कुल 57 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। खेलों का आयोजन साल 1950 में किया जाने वाला था, लेकिन तैयारियों के लिए पूरा समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आयोजन को साल 1951 में शिफ्ट कर दिया गया। मेजबान भारत के हिस्से में 15 गोल्ड मेडल के साथ 51 मेडल आए थे। आजादी के बाद से भारत का झुकाव समाजवादी प्रणाली की ओर रहा। सार्वजनिक उद्योगों और केंद्रीय आयोजन को बढ़ावा दिया गया। 22 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल डैम राष्ट्र को समर्पित किया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध होने के साथ ही एशिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बांध है। रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना भी देश की तरक्की की गाड़ी को रफ्तार को बढ़ाने वाली साबित हुई। 1956 में ONGC की स्थापना हुई। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक अस्थायी स्टूडियो से पहली टीवी प्रसारण का प्रशिक्षण किया गया। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी कॉलोनियल रूल्स खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था। समय समय पर भारत सरकार गोवा को आज़ाद करने की मांग कर रही थी, लेकिन पुर्तगाली ये मांग ठुकरा दे रहे थे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विलय के तहत 18 दिसंबर 1961 के दिन सैन्य अभियान शुरू किया। 36 घंटे से भी कम वक्त में पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के समक्ष 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत का हो गया। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था तो उस समय पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी के अधीन थी, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तब पांडिचेरी के लोगों ने भी अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन किया, जिसके चलते मजबूरन नवंबर 1954 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को भारत को सौंप दिया। इसलिए 1 नवंबर के दिन प्रत्येक साल पांडिचेरी विलय दिवस मनाया जाता है। पंडित नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक कश्मीर पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए ये एक बड़ा झटका था और शायद उनकी मौत की वजह भी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पंडित नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। शास्त्री जी ने इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान देशवासियों में एक नई चेतना का संचार कर गया, जिससे देश ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों और दूसरे कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थी। साल 1965 में भारत सरकार ने एक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की सहायता से हरित क्रांति की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई। इससे हमारा देश दुनिया के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल हो गया। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था और इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति थी।
भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को त्रिवेंद्रपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। 1967 को ऐतिहासिक साल है जब देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने की कहानी दिलचस्प है। 1967 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। 6 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने थे। तभी शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया और जाकिर हुसैन जीत गए। और इस तरह साल 1967 में देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरा परिवार। 1967 में एक बार फिर भारत और चीन के बीच गोलियां चली, लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि अब वो 1962 के दौर में नहीं था। दरअसल उस वक्त सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था, तो ऐसे में चीन को वहां भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति थी। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 90 सैनिकों की शहादत हुई, जबकि चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके बाद साल 2020 तक चीन ने भारत के साथ कभी हिंसक झड़प नहीं की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का गठन पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को मिली सफलता के बाद 1969 में किया गया। इसरो ने इससे पहले के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया, जिसमें 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वो पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया। 1947 के बाद देश जिन उपलब्धियों पर नाज करता है उनमें ऑपरेशन फ्लड भी शामिल है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी। ये दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत 50वें पायदान पर था, वो सिर्फ 2 दशक में ही दूध उत्पादन के मामले में टॉप पर पहुंच गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत की उस बेटी ने देश की बागडोर संभाली जिसे कांग्रेस के दिग्गज गूंगी गुड़िया कहकर कमतर आंकते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने ऑफिस संभाला तो उनके आत्मविश्वास, लगन, नेतृत्व शक्ति और निडर कदमों ने सबको चौंका दिया। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसमें देश के इतिहास को बदल दिया। देश की दशा तय करने में निर्णायक भूमिका अदा की। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। यह अध्यादेश देश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर मामला शीर्ष कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश निरस्त कर दिया। फिर सरकार ने कानून बनाकर इसको लागू कर दिया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद के 2 दशकों में बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाव की दृष्टि से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा उसको महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए ये जख्म 1971 के बांग्लादेश युद्ध के रूप में था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को जुल्म की इंतहा कर दी थी। उसके नतीजों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भागकर भारत में चले गए थे। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई बल्कि 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया था। 18 मई 1974 को भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया और धमाके की गूंज दुनिया को सुनाई थी। इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी थी राजस्थान की वीरभूमि। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर अचंभे में डाल दिया। उसके 24 साल बाद 1998 में भी भारत ने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था।
आज़ादी के बाद भारत में अपनी रियासतों का विलय करने वाले राज परिवारों को एक निश्चित रकम देने की शुरुआत की गई। इस राशि को राजभत्ता या प्रिवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने साल 1971 में संविधान में संशोधन करके राजभत्ते की इस प्रथा को खत्म कर दिया। उन्होंने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया था। स्वतंत्र भारत में राजभत्ते पर आम राय नकारात्मक थी। साथ ही उस समय की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर इस व्यवस्था को पैसे की बर्बादी के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा शाही किताबों की आधिकारियों मान्यता को भी पूर्णतः असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।